नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुरु ग्रह अन्य ग्रहों के साथ संबंध बनाकर किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ये 10 योग हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपनी जनपत्रिका में ज़रूर देखिएगा कि यह योग बन रहा है कि नहीं और ऐसे फल आपको मिल रहे हैं या नहीं। तो आइए एक एक करके हम 10 कुंडलियों में इन 10 योगों को एक एक करके देखने वाले हैं। चलते हैं पहले योग पर। किसी भी जन्म कुंडली में लाभ स्थान में एकाकी गुरु यदि पापदृष्ट नहीं है तो जातक भगवत कृपा का पात्र और भाग्यशाली होता है। देखिए, किसी भी जन्म पत्रिका में जो एकादश भाव है यही होता है लाभ स्थान या लाभ भाव, और इसमें गुरु अकेले बैठे हों, अर्थात इनके साथ कोई दूसरा ग्रह ना बैठा हो और ये पाप दृष्ट ना हो। कहने का तात्पर्य है किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो। पाप ग्रह कौन से? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। इनमें से किसी भी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो। पुनः कहना चाहूँगा, किसी भी जन्मपत्रिका में एकादश भाव जो कि लाभ भाव होता है, यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों और इन पर किसी भी पाप ग्रह अर्थात सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु इनकी दृष्टि ना पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति भगवत कृपा का पात्र होता है और सौभाग्यशाली होता है। अब हम बात करते हैं अगले योग की बात करते हैं। अगला योग, गुरु यदि लाभेश होकर अपनी नीच राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाता है। अब देखिए, लाभ भाव होता है एकादश भाव और इसका स्वामी कहलाएगा लाभेश। और मैंने आपको क्या बताया कि गुरु यदि लाभेश होकर, यानी कि यहाँ पर एकादश भाव में या तो 9 नंबर लिखा हो या फिर 12 नंबर लिखा हो। 9 धनु राशि है, 12 मीन राशि है, दोनों के स्वामी गुरु होते हैं। तो एकादश भाव में या तो 9 नंबर की राशि हो या फिर 12 नंबर की राशि हो और ऐसे गुरु अपनी नीच राशि में हो। नीच राशि गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर उदाहरण के लिए 9 लिखा है तो यहाँ पर 10 होगा। यहाँ पर यदि गुरु बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर यानी कि लाभ भाव में 12 नंबर लिखा हो और गुरु नीच राशि के हो, गुरु कब, अब यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, 10 नंबर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर गुरु विराजमान हो यानी नीच राशि के हो, तो इस केस में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाता है। पुनः कहना चाहूँगा कि किसी भी जन्मपत्रिका में लाभेश हो गुरु लाभेश हो, अर्थात गुरु की जो 2 राशियां हैं 9 या 12 नंबर, वे एकादश भाव में हों और गुरु 10 नंबर की राशि में विराजमान हो, तब ऐसा व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाता है। अब हम चलते हैं अगले योग पर, अगले संबंध पर चलते हैं। गुरु और शुक्र का परस्पर दृष्टि युक्त संबंध जातक को सुंदर, गुणी और स्नेह स्वभाव का बनाता है। गुरु शुक्र का परस्पर दृष्टि युति संबंध, अर्थात जैसे कि गुरु यहाँ पे कहीं भी बैठे हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं, साथ में शुक्र विराजमान हो जाए, यानी कि एक साथ बैठे हैं तो वह युति कहलाती है। तो गुरु और शुक्र का जो युति संबंध बन रहा हो, या फिर मान लिया गुरु कहीं बैठे हुए हैं और शुक्र ठीक उनके सामने बैठे हुए हैं, तब एक दूसरे पर ये दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि डालेंगे। तो ऐसी स्थिति यदि बन रही है, युति या दृष्टि संबंध बन रहा है गुरु और शुक्र में एक दूसरे पर, तब ऐसे जातक को सुंदर, गुणी व स्नेह स्वभाव का बनाते हैं ये संबंध। ध्यान रहे, दोनों की परस्पर दृष्टियां हों। अगर सिर्फ गुरु की दृष्टि पड़े और शुक्र की दृष्टि ना पड़े तब यह संबंध पूर्णतया फल नहीं देगा। उदाहरण बताता हूँ, जैसे शुक्र यदि गुरु के सामने नहीं है बल्कि शुक्र यहाँ कहीं विराजमान है
और गुरु लग्न में है, तो यहाँ से देखिए गुरु अपनी नवम दृष्टि डाल रहे हैं शुक्र पर, परंतु शुक्र अपनी दृष्टि नहीं डाल पा रहे हैं गुरु पर, क्योंकि शुक्र की सिर्फ सप्तम दृष्टि होती है। तो इस केस में यह पूर्णतया फलीभूत नहीं होगा। तो शर्त यह है कि गुरु और शुक्र आमने सामने बैठे हों, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, या गुरु शुक्र एक दूसरे के साथ युति संबंध बना रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है सुंदर होता है, स्नेह स्वभाव का होता है और गुणी होता है। अब हम आगे बात करते हैं एक अन्य संबंध की जो गुरु से बन रही है। देखिए, गुरु की राहु से युति होने पर जातक का धर्म में उतना लगाव नहीं रहता है, वह धर्म का उपहास बनाने वाला हो जाता है। और गुरु की राहु से युति, देखिए कोई भी जन्मपत्रिका है वहाँ पर गुरु और राहु बैठे हों साथ में, गुरु और राहु की युति गुरु चांडाल दोष बनाती है। ऐसी युति गुरु चांडाल दोष कहते हैं। तो जन्मपत्रिका में गुरु और राहु कहीं पर भी किसी भी भाव में विराजमान हो जाएं एक साथ, तो ऐसा व्यक्ति का धर्म में विश्वास नहीं होता, बल्कि धर्म का उपहास बनाता है, धर्म का मजाक उड़ाने वाला होता है। अब हम बात करते हैं अगले गुरु के संबंध की। देखिए, चंद्रमा से चतुर्थ या दसम भाव में गुरु की शुक्र के साथ युति हो तो आजीविका बहुत अच्छी रहती है और श्रेष्ठ पत्नी का सुख भी मिलता है, या आप कहें कि श्रेष्ठ लाइफ पार्टनर मिलता है। लेकिन विशेष तौर से पुरुषों के लिए बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को श्रेष्ठ पत्नी मिलती है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि चंद्रमा से चतुर्थ या दसम भाव में, माना कि चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है लग्न में, कहीं भी विराजमान हो सकते हैं, यहाँ पर हमने माना कि चंद्रमा लग्न में भी विराजमान है। यहाँ से चतुर्थ भाव 1 2 3 4 ये चतुर्थ भाव हुआ, या फिर दसम भाव 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर। तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव या फिर दसम भाव में गुरु की शुक्र के साथ युति हो, यहाँ पर चतुर्थ भाव में गुरु और शुक्र हों या दसम भाव में गुरु और शुक्र हों। पुनः कहना चाहूँगा, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु और शुक्र हों या चंद्रमा से दसम भाव में गुरु और शुक्र हों, तो यह जो युति बनती है यह सुखद आजीविका देती है, और यानी व्यक्ति बड़े आराम से धन अर्जित करता है अपने कर्मों द्वारा, अपने बिजनेस या जॉब द्वारा बड़े आराम से धन एकत्रित करता है, अधिक उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है, धन आता रहता है। और ऐसे व्यक्तियों का जो लाइफ पार्टनर होता है वह भी बढ़िया होता है। विशेष तौर से पुरुषों के लिए उनकी जो पत्नी होती है वह श्रेष्ठ सुख देने वाली होती है। अब हम चलते हैं अगले गुरु के संबंध की बात करते हैं। यदि गुरु से द्वितीय भाव में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च स्तर से आजीविका आरंभ करता है। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि गुरु और शनि के बीच में कोई भी ग्रह का न होना बहुत बढ़िया है, आजीविका के क्षेत्र में सुख व सफलता को दिखाता है। देखिए, मान लिया कि गुरु यहाँ विराजमान है द्वितीय भाव में, कहीं पर भी विराजमान हो, यहाँ पर गुरु द्वितीय भाव में विराजमान है, और गुरु से द्वितीय भाव में शनि, यहाँ पर शनि विराजमान है, गुरु से द्वितीय भाव में शनि विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति अपना जो आजीविका है वह उच्च स्तर से आरंभ करता है। यानी जो भी काम करता है, जो भी बिजनेस करता है, वो बड़े लेवल से शुरू करता है। और देखिए, गुरु और शनि के साथ कोई ग्रह ना हो तो बहुत अच्छी बात है। गुरु और शनि के बीच में कोई ग्रह ना हो तब ये संबंध बहुत बढ़िया होता है कि गुरु से द्वितीय भाव में शनि हो तो आजीविका के दृष्टिकोण से उच्च कोटि का यह योग बनता है। आजीविका बड़े आराम से आती रहती है और व्यक्ति उच्च स्तर से अपनी आजीविका प्रारंभ करता है। सभी सुख इसको मिलते हैं, सफलता को भी ऐसा योग दर्शाता है। अब हम बात करते हैं अगले योग की। शुक्र से दूसरे स्थान पर यदि गुरु विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वह निष्ठावान होगा, सक्षम होगा और सपोर्टिव होगा। यानी हमने माना
कि शुक्र यहाँ पर विराजमान है दसम भाव में। अब एकादश भाव में यदि गुरु विराजमान हो जाते हैं, यानी शुक्र से द्वितीय भाव में गुरु विराजमान हो गए, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वह निष्ठावान होगा और सक्षम होगा सपोर्ट करने के लिए अपने जीवन साथी को। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी सक्षम मिलता है, सपोर्टिव मिलता है, निष्ठावान मिलता है। अब हम बात करते हैं अगले संबंध की। शुक्र जहाँ भी विराजमान हो, उससे व्यय भाव में यदि गुरु ग्रह विराजमान हो जाए, जो पहला विवाह होगा उससे दुख मिलेगा और आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने माना कि चतुर्थ भाव में शुक्र है, तो शुक्र से व्यय भाव अर्थात द्वादश भाव ये होगा। शुक्र से पहले वाला भाव ही द्वादश भाव कहलाएगा, शुक्र से द्वादश भाव या व्यय भाव कहलाएगा। तो शुक्र जहाँ बैठे हैं उससे पहले वाले भाव में यदि गुरु विराजमान हो जाएं, तो जो पहला विवाह होता है उससे दुख मिलता है, क्लेश होता है, आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, वैवाहिक सुख उतना नहीं मिल पाता है। अब हम बात करते हैं अगले संबंध की कि गुरु और शनि परस्पर 2, 12 या 6, 8 भाव में यदि होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है और बहुत परिश्रम करना ही उसकी नियति होती है। सफलता तो मिलती है लेकिन बहुत प्रयत्नों के बाद मिलती है। इसको हम कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि मान लिया गुरु यहाँ पर लग्न में है, अब इससे द्वितीय भाव में शनि हो जाए, या फिर आप कह लें शनि जहाँ बैठे हैं, देखिए गुरु लग्न में है तो इससे द्वितीय भाव में शनि है, या फिर आप कह लें शनि यहाँ पर द्वितीय भाव में है तो इससे द्वादश भाव में गुरु हो गए। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है, या फिर एक और संबंध भी है कि गुरु या शनि परस्पर 6 या 8 भाव में हो। जैसे गुरु यदि लग्न में है तो शनि 6ठे भाव में हो। अब शनि से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, शनि से गिनेंगे तो गुरु 8वें भाव में हो गए। या फिर ऐसे भी समझ लें कि शनि को अगर आप लग्न में मान लें, गुरु को शनि की जगह मान लें, तो भी 6, 8 का संबंध यहाँ पर हो जाएगा। तात्पर्य यही है कि इस प्रकार के दोनों संबंध बने। पहला संबंध मैंने क्या बताया कि गुरु जहाँ बैठे हों उससे अगले भाव में शनि हों, या फिर शनि जहाँ बैठे हों उससे 12वें भाव में गुरु हों, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है, या फिर गुरु और शनि आपस में 6, 8 का संबंध बनाए। गुरु जहाँ बैठे हैं उससे 6ठे भाव में शनि हो, या फिर शनि जहाँ बैठते हैं उससे 8वें भाव में गुरु हो। तो इस प्रकार का जो संबंध बनता है किसी व्यक्ति जन्मपत्रिका में, तो उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है सफलता के लिए। सफलता तो मिलती है लेकिन अथक परिश्रम के पश्चात मिलती है। अब हम अगले संबंध पर चलते हैं। बुध ग्रह जन्मपत्रिका में कहीं भी विराजमान हो, बुध ग्रह जन्मपत्रिका में कहीं भी विराजमान हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है। देखिए, यह एक जन्मपत्रिका है, यहाँ पर हमने माना कि बुध विराजमान है चतुर्थ भाव में, अब इस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। अब देखिए, गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक होती है 5वीं, एक है 7वीं, एक है 9वीं। 5, 7 और 9 कोई भी दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि गुरु द्वादश भाव में है यदि, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ये 5वीं दृष्टि बुध पर डालेंगे। या गुरु बुध के ठीक सामने हो यानी दसम भाव में हो इस जन्मपत्रिका में, तो भी अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे बुध पर। या फिर गुरु अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, गुरु अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तो यहाँ से अपनी 9वीं दृष्टि डाल लेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार से गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं कोई भी दृष्टि बुध पर पड़ रही हो किसी जन्मपत्रिका में, तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अवश्य दिलाते हैं ऐसे गुरु। तो इस तरह से आज हमने गुरु ग्रह, देवताओं के गुरु ग्रह से संबंधित 10 योगों को देखा, जो जीवन में
हमें प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अपनी जनपत्रिका में भी चेक करें कि क्या ये ग्रह स्थितियाँ, ये संबंध बन रहे हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।